अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जो कि करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी। उसका नेम है जी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसे B3W भी कहते हैं, वर्सेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जिसे BRI बोलते हैं। एक अमेरिका का हिस्सा है और एक चाइना का है जी। ये जो BRI है, ये जो CPEC है पाकिस्तान के अंदर जो बना हुआ है, ये भी BRI का ही एक छोटा सा प्रोग्राम है। आज के लेक्चर में हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं जी आउटलाइन की तरफ। आज के हमारे जो लेक्चर की आउटलाइन है वो क्या रहेगी। सबसे पहले हम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि BRI क्या होता है, B3W क्या होता है, ठीक है, ये भी, और इनके अंदर जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हाउ B3W डिफ़र फ्राम BRI, कि इनका आपस में फ़र्क क्या है। ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ या इनिशिएटिव्स जो कि B3W के अंदर हैं, BRI के अंदर नहीं है, और ऐसे कौन सी इनिशिएटिव्स जो कि BRI के अंदर हैं, B3W के अंदर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो B3W है, इसको आज के दौर में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद कंक्लूडिंग एनालिसिस देखेंगे। चलते हैं बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात जो आपको इस लेक्चर के पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको वर्ल्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। इस वक्त सुपर पावर कौन है जी, अमेरिका है, ठीक है। इकोनॉमी के लिहाज से सुपर पावर कौन है जी, चाइना है। अमेरिका का कौन सा जो मुल्क है वो अमेरिका का दोस्त है, और कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि अमेरिका का दुश्मन समझा जाता है, ठीक है। दुश्मन और दोस्त से मुराद ये नहीं है कि उनके दरमियान कोई एक्टिव वॉर है, ठीक है। दुश्मन या दोस्त से मुराद ये नहीं है कि उनके आपस में ताल्लुकात बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बस समझता है कि ये मेरा एक एनिमी है, ये मेरा ऐसा है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है। तो अमेरिका के जो दो हैं वो एक रशिया है और दूसरा चाइना है, और तीसरे नंबर पे ईरान आता है। ये तीन कंट्रीज़ जो है अमेरिका इनको एनिमी समझता है, और ये तीन कंट्रीज़ भी अमेरिका को अपना एनिमी समझते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी दुश्मनी है वो है जी चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी के लिहाज से, और पावर के लिहाज से, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिहाज से अमेरिका और रशिया की है जी। अब आपको पता है कि सुपर पावर को विदाउट छेड़े, ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से टक्कर देना वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना ही कर सकता था। यही वजह है कि जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कहते हैं जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जो प्रोजेक्ट है जो कि चाइना ने लगाया है, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर एशिया पे चाइना की प्रोडक्ट्स के हवाले से चाइना क्या करेगा, राज करेगा। तो उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए इसका जवाब मुआशी एक प्रोजेक्ट का, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का जवाब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के ज़रिए देने का उन्होंने B3W का इनिशिएटिव किया, ताकि हम उसको कर्टेल कर सकें, काउंटर कर सकें चाइना के प्रोजेक्ट को। इसके बाद बात करते हैं जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तकरीबन 7 कंट्रीज़ जो है इसके मेंबर हैं, जिसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान आता है, और UK आता है, और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है वो भी इनके अगेंस्ट है। इन सब ने कहा कि चाइना का ये BRI का जो इनिशिएटिव लिया है, जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाना स्टार्ट किया है, ये फ्यूचर में वेस्ट को डैमेज कर देगा। और इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाना चाहिए, और उसको नाम दिया गया जी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसे इन शॉर्ट B3W कहा जाता है। B3W है क्या, B3W एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें जो G7 की कंट्रीज़ हैं इन पे मुहित होगा, ठीक है। जो इसका इनिशिएटिव ले रहा है बेसिकली वो अमेरिका ही ले रहा है, ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट बताई है, वो बताइए जी $40+ ट्रिलियन, ठीक है। यानी कि 40 से ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप का एक प्लान है, जो कि 2035 तक जाके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी BRI की बात करते हैं। BRI का मतलब है जी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, और इसको जो सपोर्ट करने वाले हैं वो तकरीबन 139 कंट्रीज़ हैं, जिसमें जो मेन कंट्री है वो पाकिस्तान है। इसका जो प्रोजेक्ट है ये यूरोप, एशिया, जिसे यूरेशिया बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चाइना की नेबर कंट्रीज़ हैं या एशिया के अंदर इसको बिल्डअप किया जाएगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए कंट्रीज़ आपस में ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को चीज़ें आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर ईज़िली हुआ जा सकता है, ठीक है। यानी कि इनका मकसद ये है कि आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी प्रोडक्ट्स पे रिलाई ना करें।
डिस्कस करते हैं जो BRI की मेजर 5 प्रायोरिटीज़ हैं। उसमें है जी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, दूसरे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, तीसरा है जी अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, और चौथा है जी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, और पांचवा है जी कनेक्टिंग पीपल। क्या मतलब, यानी कि जो एशिया और यूरोप के लोग हैं इन्हें आपस में जोड़ा जाए, इन्हें ट्रेड के लिहाज से जोड़ा जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं हर कंट्री को दूसरे कंट्री तक इजीली रसाई हासिल हो, ठीक है। ट्रेड ऐसी हो कि जिस पे टैरिफ ना हो, टैक्सेस वगैरह ना हो, ठीक है। और सबकी पॉलिसी एक हो ताकि ये वेस्ट वर्ल्ड को जवाब दे सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो BRI का जो मेन फोकस है वो है जी जो कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाया जाए, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जाए। ज़्यादा उनका यही है कि कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है जिसमें रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, इसके अलावा एनर्जी और आयरन एंड स्टील हो गया, ये एक दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंचाना है और उनके रोड्स को बिल्डअप करना है ताकि जो ट्रेड के लिए उनके लिए आसानी बने। जो BRI है इसका जो नेटवर्क है ये दो तरह का है, एक लैंड है और सी है, यानी कि समुंदर का भी है और लैंड से भी है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर CPEC बना हुआ है। जो CPEC है ये भी BRI का ही एक छोटा सा, आप कह लें कि उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे पहला जो है वो CPEC ही है। अगर आज के दौर की बात की जाए या 2021 की बात की जाए तो तकरीबन 139 कंट्रीज़ ने BRI को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें US के पार्टनर्स, जो US का सबसे बड़ा पार्टनर है वो सऊदी अरेबिया है, इटली हो गया, ग्रीक हो गया। इसके अलावा जो तुर्की है ये US के भी पार्टनर्स हैं और BRI के भी पार्टनर्स हैं। अगर इन 139 कंट्रीज़ का जो GDP देखा जाए, ग्लोबल GDP का शेयर देखा जाए तो वो 35% बनता है, ठीक है। और अगर इनका जो GDP ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो वो कितना बनता है जी, 43% बनता है। और इनके अंदर अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो अगर दुनिया की 100% पॉपुलेशन हो तो 63 सिर्फ BRI का हिस्सा है। और इस प्रोजेक्ट की जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है वो है जी $900 बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को जो उन्होंने एक एस्टिमेटेड ईयर बताया है कि जिसमें जाके ये कंप्लीट हो जाएगा वो है जी 2049। और ये जो कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुदरती आफात आ जाती हैं जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया जाता है, जैसा कि पिछले साल 2019 में चाइना के अंदर जो पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, उनका जो फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर है उसने बताया जी इसने जो BRI के प्रोजेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है उसको 30 से 40% कम कर दिया जी। अब बात करते हैं व्हाट इज़ B3W। B3W क्या होता है? पहले तो इसका एब्रीवेशन ये है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये जो इनिशिएटिव लिया है ये सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, ये जो G7 के 7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने लिया है। G7 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी। मैं इसके मेंबर्स कंट्रीज़ पहले भी बता चुका हूँ पिछली स्लाइड्स में, दोबारा आपको इस स्लाइड में मेंशन है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA है। इसे बनाने की वजह क्या थी? इसे बनाने की जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि जो BRI है उसको काउंटर करना, और ऐसे कंट्रीज़ जिनकी इनकम कम है, जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आते हैं, उनको एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना ताकि वो BRI का हिस्सा ना बने। B3W में क्या क्या शामिल है? ये है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, क्लाइमेट, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्विटी, इन जो कंट्रीज़ की है इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ये जितने मैंने डिपार्टमेंट्स बताए, ताकि इन डिपार्टमेंट्स में G7 के जितने कंट्रीज़ हैं वो मिल के क्या करें कि डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वहाँ के लोगों का जो GDP है वो वहाँ की कंट्रीज़ का GDP बढ़ जाए और उनका जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से ज़्यादा हो जाए। जो B3W है इसको तो जून 2021 में स्टार्ट किया गया, लेकिन इससे पहले भी एक अमेरिका इनिशिएटिव ले चुका है जिसको ब्लू डॉट नेटवर्क बोलते हैं, जिसके अंदर अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इनका भी यही मकसद था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड फैलाया जाए, एक्सपेंड किया जाए। जो B3W है इसके 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें है जी वैल्यूज़ को शेयर किया जाए, इंश्योर गुड गवर्नेंस हो, इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड इंटीग्रेट थ्रू मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
ये 6 उसके प्रिंसिपल्स थे। क्या मतलब है इनका? इनका मतलब ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में मिल के एक गुड गवर्नेंस बनाएंगे, ताकि उनकी गवर्नमेंट को बेहतर बनाएंगे, वहाँ की इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया जाएगा, सबकी पार्टनरशिप होगी, सारे आपस में ट्रेड करेंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्होंने जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उन्होंने बताया कि B3W जो है वो चाइना से बेहतर है। उन्होंने क्लेम किया कि जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लो क्वालिटी का है, जबकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो चाइना है ये डेब्ट ट्रैप है। क्या मतलब? ये जो BRI का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड को प्रमोट करना या कनेक्टिविटी ऑफ पीपल नहीं है, यानी कि वेस्टर्न लीडर्स के अकॉर्डिंग वेस्टर्न लीडर्स ये कहते हैं कि चाइना क्या करेगा कि दूसरे कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ से वो प्रॉफिट कमाएगा, और फिर जब उन्हें वो लोन वगैरह देगा और इन्वेस्टमेंट के पैसे जब वो वापस मांगेगा, जो उन्होंने लोन लिया होगा वो चाइना उनसे वापस मांगेगा, तो वो कहेंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो इसके बदले चाइना क्या करेगा कि उनकी पॉलिसीज़ मेकर बन जाएगा, ठीक है। फिर अपना कानून चलाएगा, अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, चाइना अपने रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका की है ना जो पोर्ट है, उसको लेने के लिए चाइना ने पैसे दिए, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, तो फिर चाइना ने उन्हें वैसे ही दे दिए कि भाई आपका जो कंट्री के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, तो आप ऐसा करें कि हमसे पैसे ले लें। श्रीलंका ने ले लिए, चाइना उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहा। चाइना ने उन्हें इतने पैसे दे दिए कि अब उनके लिए वापस करना, रीपे करना बहुत मुश्किल हो गया। तो चाइना ने कहा जब तक आप पैसे वापस नहीं करते आपकी जो पोर्ट है ये हमारे पास रहेगी। तो चाइना ने उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो श्रीलंका की पोर्ट हैं वो 99 ईयर्स तक चाइना के कंट्रोल में रहेंगी। तो इससे क्या हुआ कि चाइना को एक मिडल ईस्ट तक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि चाइना के बाद आता है इंडिया। इंडिया अपनी पोर्ट्स पे चाइना को नहीं खड़ा होने देता, तो फिर उसको चाइना ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल सामने एक आइसलैंड है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी मिसाल, ठीक है, एग्जाम्पल थी, जो कि वेस्टर्न लीडर्स इसको बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये अपनी नोयत के एतबार से दोनों डिफरेंट हैं। हाउ B3W डिफर फ्राम BRI, कि B3W BRI से किस लिहाज से, किस तरह डिफरेंट है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारे पास बनती है वैल्यूज़ ड्रीवन। तो जो B3W है वो कंट्रीज़ को लोन देने की बजाय वो खुद से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट भी इसलिए हाथ से करता है कि वो उसको रीपे कर सके, ठीक है। उसका जो विजन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव विजन है, ट्रांसपेरेंट है। जबकि BRI का देखा जाए तो उसमें म्यूचुअल फंडिंग करनी पड़ती है, जैसे कि चाइना को भी करनी पड़ेगी, जैसे कि CPEC है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को भी इन्वेस्टमेंट करेगी। तो पाकिस्तान को दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लगाने के बजाय अब जितनी उनके साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं उतना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जबकि B3W में ऐसा नहीं है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स आता है जी। तो आप अगर इन पॉइंट्स को इस तरह लें कि B3W BRI से किस तरह से बेहतर है, तो ये उस लिहाज से भी पॉइंट्स वैलिड है हमारे। जो B3W के अंदर एक पॉइंट शामिल है जिसको क्लाइमेट चेंज बोला जाता है, लोकल इकोनॉमी को बेहतर करना है, और तीसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है, जबकि BRI के अंदर क्लाइमेट का फैक्टर नहीं है, लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप करना नहीं है। वहाँ पे उनके पॉइंट्स में यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, लोगों को कनेक्ट किया जाए, ट्रेड को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जबकि बिल्ड बैक बेटर जो है इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है। तीसरा पॉइंट के किस तरह से जो B3W है BRI से बेहतर है, तीसरा पॉइंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। B3W क्या करता है कि कंट्रीज़ के अंदर वो एरिया जाके ढूंढता है कि भाई इनको किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों से वो एक वोटिंग करवाता है, वोटिंग करवा के फिर कंट्री को एक रिपोर्ट जारी करता है कि भाई आपकी यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी और आपका ये एरिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और खुद अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो हम आपके साथ मिलकर इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे ये एरिया बेहतर हो जाएगा, और साथ ही इकोनॉमी बताता है कि आपको इसका ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं करना पड़ेगा, जबकि BRI का ऐसा कोई भी कंसल्टेशन नहीं है। इसके बाद हमारे पास है मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल थ्रू डेवलपमेंट फाइनेंस। इसमें यह है कि प्राइवेट सेक्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसको क्लाइमेट फ्रेंडली बोला जाता है, कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे जिसमें क्लाइमेट या इन्वायरमेंट पे असर ना आए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ना हो, वहाँ के लोग मुतासिर ना हो।
इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी इन्हेंसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ मल्टीलेटरल पब्लिक फाइनेंस। इसमें क्या होगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर वो कुछ लोन भी देंगे तो ऐसा इस तरह से देंगे कि कंट्री आसानी से रीपे कर सके या उसके रिटर्न कुछ ना कुछ दे सके। अच्छा, अब इनके दरमियान कंपैरिजन पढ़ते हैं कि इनके दरमियान असल में फ़र्क है क्या। जो B3W है वो एक मार्केट लेड बायलेटरल और मल्टीलेटरल अप्रोच है, ठीक है। इसमें कंट्रीज़ आपस में मिलके या 3 कंट्रीज़ आपस में मिलके ये काम करेंगे, ठीक है। और जो BRI है ये बायलेटरल है, ये मल्टीलेटरल नहीं है, यानी कि जिसने भी प्रोजेक्ट्स का सीन करना है चाइना के साथ करना है। जबकि जो B3W है उसमें ये नहीं है कि आप अमेरिका के साथ ही करें, G7 के 7 कंट्रीज़ के साथ जिसके साथ मर्ज़ी आप कर सकते हैं। बायलेटरल का मतलब होता है दो तरफ़ा, और मल्टीलेटरल का मतलब होता है 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जिसमें इन्वॉल्व हो। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है जी कमर्शियल लोन। कमर्शियल लोन लिया जाएगा फिर ही उस पर काम किया जाएगा, वरना वैसा ही रहेगा जैसे कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। तो इन इजी वर्ड्स देखा जाए B3W बायलेटरल भी है, मल्टीलेटरल भी है। BRI सिर्फ और सिर्फ बायलेटरल है। B3W के अंदर लोन्स नहीं है, कमर्शियल लोन नहीं है, जबकि BRI के अंदर कमर्शियल लोन है। दूसरा जो मेन फ़र्क है वो ये है कि जो B3W है इसके अंदर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, क्लाइमेट चेंज को देखना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखना, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, जेंडर इक्विटी हो गया। जबकि जो BRI है ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पोर्ट्स हो गई, रोड्स हो गई, डैम्स हो गए, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गई। इसके बाद जो B3W है यहाँ पे एक फैक्टर क्या पाया जाता है कि इसके अंदर ट्रेड की फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्लोबल ट्रेड की फैसिलिटीज़ नहीं है, इसमें वो लैक है, इसकी कमी है। जबकि जो BRI है ये टोटल ग्लोबल ट्रेड पे डिपेंड करता है, बेस करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, जिसके ज़रिए इजीली ट्रेड हो सके। इसके बाद B3W देखा जाए तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो है जी कंट्रीज़ की जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके, वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स लाई जा सके। जबकि BRI का मकसद क्या है जी, सप्लाई चेन है, कनेक्टिंग मार्केट्स है वाया पोर्ट, रेल रोड और बाकी चीज़ों के हवाले से, ठीक है। इसमें अब फ़र्क क्या नज़र आता है, हमें फ़र्क ये नज़र आता है कि जो B3W है इसका कंट्री की गवर्नमेंट को बेहतर बनाना है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आना है। जबकि BRI का मकसद है कि भाई ट्रेड, पैसा, मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करना, यानी कि एक कंट्री की मार्केट को दूसरे कंट्री की मार्केट के साथ कनेक्ट करना। जबकि इनका B3W का मार्केट कनेक्ट करना नहीं है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको बेहतर बनाना है। इसके बाद जो B3W का जो एम है वो है जी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करना, यानी कि जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनको बेहतर बनाना। जबकि BRI का मतलब ये है कि अपने कंट्रीज़ को बेहतर बनाना, वो चाहे लैंड से कनेक्टेड हो या सी से कनेक्टेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ पे कनेक्ट यानी कि इन्वेस्ट करना जिससे चाइना का उनकी मार्केट तक ईज़िली रसाई हो, चाइना अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे ईज़िली सेल आउट कर सके। इसके बाद जो B3W के और भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। एक और यहाँ पे लिखा हुआ है जी B3W क्या है जी, लाइक माइंडेड पार्टनर्स के दरमियान है, जबकि जो BRI है ये लाइक माइंडेड पार्टनर्स नहीं हुए। मतलब कि G7 के जितने कंट्रीज़ हैं उनका माइंड पॉलिटिक्स के लिहाज से या इकोनॉमी के लिहाज से मिलता है। जबकि जो BRI के मेंबर कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान, इनका कल्चर डिफरेंट है, इनके माइंड एक जैसे नहीं है, ये लाइक माइंडेड पार्टनर नहीं है। यहाँ पे यह है कि B3W के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो फंडिंग होगी वो इंटरनेशनल एजेंसी से ली जाएगी, अमेरिका खुद से उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो G7 के कंट्रीज़ हैं वो खुद से उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि यूसेड हो गया, एक्जिम मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन हो गया, US का ट्रेड और डेवलपमेंट एजेंसी हो गई, या इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, वो इन पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जबकि BRI का ये है कि कंट्रीज़ खुद से इन्वेस्ट करेंगे। ये बात समझ आई कि जो B3W है इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। जबकि BRI के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जबकि कंट्री अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि चाइना के अपने पैसे होंगे, पाकिस्तान के अपने होंगे, इंडिया में तो है ही नहीं है फ़िलहाल अभी, वैसे फ्यूचर में उन्होंने सोचा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ के अपने बैंक वहाँ से लोन लेके वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पढ़ लेते हैं जी चैलेंजेस टू B3W को कौन कौन से चैलेंजेस आज के दौर में हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो B3W को फेस करना पड़ा वो है जी एब्सेंस ऑफ कॉमन कमिटमेंट।
तो जो B3W के पार्टनर्स हैं उनका B3W की तरफ एक जैसा पैशन नहीं है। मतलब कि एक कंट्री कहता है कि भाई होना चाहिए, इसमें ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, दूसरा कंट्री उसको इग्नोर कर देता है। क्योंकि B3W के जो पार्टनर्स जो एशिया या यूरोप की तरफ से हैं वो एक्चुअल में पार्टनर्स हैं BRI के, जिसमें इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी ये इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं चाइना के। और वो B3W का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर बनना भी चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हमें हिस्सा बना लें, ठीक है। और दूसरा ये कि जब मर्जी डेवलपमेंट्स करें, कोई फ़िक्स मामलात नहीं है वहाँ पे। दूसरा ये कि रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइवेट सेक्टर। जो B3W का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। और आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो जब मर्जी शट डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़ाया जाएगी। इसके बाद कंपैरेटिव एडवांटेज देखा जाए तो जो G7 के कंट्रीज़ की लेबर है वो महंगी है। वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वहाँ के लोग लेबर को पसंद नहीं करते। और जबकि चाइना के पास एडवांटेज ये है कि वो एशिया के अंदर बैठा हुआ है, और इसको एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की चीप लेबर है, बांग्लादेश की चीप लेबर है, यानी कि वो कम पैसों में भी अपना काम करवा सकता है, चला सकता है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है जी चाइना ऑन एज पोजीशन। चाइना जो है वो ऑलरेडी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर चुका है, किसी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुका है। जैसे कि CPEC के 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि चाइना ने जो BRI का प्रोजेक्ट है वो बहुत पहले से स्टार्ट कर लिया था, जो कि B3W है। इन्होंने अभी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। इसके बाद है जी लेस कंसर्न अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो B3W का कंसर्न वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि चाइना को क्या करना है जी, काउंटर करना है। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है जी प्रायोरिटीज़ डाइवर्जेंसीज। तो इसमें यह है कि जो B3W की प्रायोरिटीज़ हैं या वो इतनी अफेक्टिव नहीं है जितनी BRI की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अफेक्टिव हैं। इसमें कंक्लूडिंग आइडियाज़ में यह है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट होगा, जो कि BRI के लिए बहुत ही अच्छा है। जबकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को देखना, क्योंकि वो कभी ना कभी चेंज होती रहती हैं, 3 साल बाद 4 साल बाद इन्वायरमेंटल का फैक्टर आता रहता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना और इसको एज अ प्रोजेक्ट डेवलप लेके जाना ये B3W का एक आप कह लें कि इनअफेक्टिव पॉइंट है। तो चाइना इस लिहाज से, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाइना के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर देखा जाए तो B3W के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो मिला लिए जाएँ और BRI के प्रोजेक्ट्स को मिला लिया जाए तो दोनों के प्रोजेक्ट्स मिलकर दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। तो G7 की बार बार मीटिंग्स होती हैं लेकिन उसमें कोई भी कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं निकलता उस, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पैशन नहीं पाया जाता। जबकि जो BRI है ये ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, जो कि 2014 या 13 से स्टार्ट हुआ है, और जो B3W है इसके प्रोग्रेस के चांसेस कम है। अगर देखा जाए BRI और B3W दोनों ही जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन दोनों के लोन लेने का तरीका डिफरेंट है। B3W जो है वो इंटरनेशनल बैंक से लोन लेता है, जबकि BRI लोकल बैंक जो स्टेट के अपने बैंक हैं उनसे लोन लेता है। तो BRI और B3W में जो पहले क्या करता है, प्रोग्रेस कर जाता है, जो इस रेस को विन कर जाता है, तो उसके जो अलाइज हैं, जो उनके नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे और फ्यूचर में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस वही सेट करेगा।